आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आप सभी का फिर से स्वागत है आपके चैनल आरडी गुरुकुल पर। दोस्तों, आज हम जो नया टॉपिक लेके आए हैं उसमें हम कवर करेंगे एनसीईआरटी। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी में जो हमारा +2 क्लास है, 12वीं क्लास है, उसके एनसीईआरटी लेके आए हैं जिसका चैप्टर है हमारे स्वतंत्र, जिसका टाइटल है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसको हम क्लियर करते चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं एक पार्ट है, अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन नहीं मिला हो तो ये इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ इस पूरी बुक का कि इसमें कौन कौन से चैप्टर रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ठीक है, इसको हम क्लियर करेंगे कि राष्ट्र निर्माण जब 1900 हम पता है कि 1947 में आज़ाद हुए तो उसके बाद कौन कौन सी नीतियाँ या फिर कौन कौन सी चुनौतियाँ हमारे सामने आई जिससे हम राष्ट्र का निर्माण किया। फिर है एक दल के प्रभुत्व दौर। ज्यों ही देश आज़ाद हुआ त्यों ही एक दल उभर कर आया। क्या दल था? उस नाम का कांग्रेस। और उसने 1973 तक हमारे देश पर राज किया। और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? 1973 के बाद ही बनी थी। नियोजित विकास की राजनीति, हमने अपने देश में विकास करने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी वो पढ़ेंगे इसमें। फिर है भारत के विदेश संबंध, कि भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे रहते हैं। आपने मेरी इससे पहले छोटी सी वीडियो देखी हुई जिसमें मैंने बता रखा है कि पड़ोसी कैसे हम हमारे पड़ोसी के साथ थोड़े संबंध खराब या अच्छे रहते हैं, वे किस प्रकार रहते हैं, कैसे हम पड़ोसी की भूमिका होती है। फिर तो देखिए दोस्तों, हम कहाँ पर थे कि मैंने बताया कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो झंडा फहराते हुए अलग अलग फहराते हैं। ठीक है, गणतंत्र का क्या बताया मैंने, जो देश का सबसे बड़ा पद है, गणतंत्रात्मक देश है हमारा। ठीक है, तो देश का हमारा जो सर्वोच्च पद है वो भी पितृसत्तात्मक नहीं होगा। तो जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं 26 जनवरी के दिन वो झंडा फहराते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो, ये 1946 क्लियर हो गया था, 1947 क्लियर हो गया। अब देखते हैं जो भारत के विदेश संबंध है, मैं इसमें निकाल लेता हूँ। 64 नंबर पेज है मेरा, इसमें 64। देखो, हम इस अध्याय में क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले हमें कि भारत के विदेश संबंधों ने किस अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में आकार ग्रहण किया। जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां चल रही थी, मैं आपको वो भी समझाऊंगा कि अंतर्राष्ट्रीय कौन सी परिस्थितियां चल रही थी जिनमें हमें विदेश नीति में इतने या अगर हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा या बिल्कुल सरलता से हमने अपने विदेश संबंध स्थापित कर लिए। भारत की विदेश नीति किन सिद्धांतों से निर्देशित हुई, कि जो भी देश कोई भी विदेश नीति अपने अपनाता है तो उसमें कुछ न कुछ सिद्धांत होते हैं। हम भी किसी के साथ मित्रता करते हैं या फिर हमारे किसी भी गांव के साथ अपनी मित्रता होती है या किसी के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो हमारे कुछ न कुछ सिद्धांत होते हैं। अगर सामने वाला हमारे सिद्धांतों पर खरा उतरता है तो ही हम उसको अपनाते हैं। ठीक है, फिर अगला रहेगा हमारा चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कैसे रहे। आप सबको बता दूं, भारत के किसी भी पड़ोसी देश के साथ संबंध शुरुआत में खराब नहीं रहे। ठीक है, शुरुआत में भारत ने क्या चाहा कि जितने भी पड़ोसी देश हैं सबके साथ वैसा अपने संबंध अच्छे बनाकर रखें। लेकिन धीरे धीरे क्या होता गया, वही कि पड़ोसी का पड़ोसी दुश्मन। भारत की परमाणु नीति का उद्भव किन स्थितियों में आया। जो भारत ने परमाणु, आप सबको पता होगा 1974 1998 को भारत ने 2 परमाणु विस्फोट किए हैं। भारत अब परमाणु संपन्न राष्ट्र है। ठीक है, और भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र है तो भारत ने किन परिस्थितियों में अपने परमाणु हथियारों का उद्भव किया या अपने परमाणु हथियार प्रकट किए। ठीक है, अगर मैं इसकी थोड़ी सी अगर इसकी हिस्ट्री बताता चलूँ आपको तो आप सबको पता होगा 1914 से 1918 तक क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, क्लियर, प्रथम विश्व युद्ध हुआ और 1919 क्या हो गया, वर्साई की संधि। ये अच्छा, ये वर्साई की संधि क्यों जरूरी है, क्योंकि इस एक वर्साई की संधि से ही सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था। ठीक है, इसकी सेकंड वर्ल्ड वार जो 1939 से लेकर 1945 तक हुआ उसकी नींव 1919 में रखी जा चुकी थी। किससे? वर्साई की संधि से। अब आप भी पूछेंगे वर्साई की संधि से कैसे? वर्साई की संधि में ये लगा लीजिए जर्मनी पर बहुत ज़्यादा एक भारी कर्जा, ऐसा कर्जा लाद दिया था जर्मनी पर। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, जो ब्रेड का पैकेट 1918 में जर्मनी में मान लो 10 रुपये का मिलता है तो अगले ही साल वो 500 से 1000 रुपये तक हो चुका था। इतना कर्जा ला लिया था। वहाँ की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि इसका जो कर्जा है वो अभी 2000 कुछ में आके जर्मनी ने अपना कर्जा उतारा है। वो इतना कर्जा था, 100 साल तक वो कर्जे पे दबा रहा है जर्मनी। अच्छा, यहाँ पर 1919 कर्जे का जिक्र क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 1919 का जो वर्साई की संधि हुई उसके बाद एक बंदे का उदय होता है, हिटलर का। ठीक है, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा कि 1914 से 1918 तक का प्रथम विश्व युद्ध और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाकर लाएंगे। लेकिन अभी मैं कुछ कुछ टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ। हिटलर का उदय हुआ, हिटलर ने वह कर्जा देने से मना कर दिया और एक द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 से 1945 तक। अच्छा, इस युद्ध का हमारी विदेश नीति से क्या संबंध है, क्योंकि 1945 में एक चीज़ बनती है, जब खत्म होता है तो यूएनओ। ठीक है, यूएनओ बन गई, तो इसमें भारत की विदेश नीति के बहुत ही प्रमुख या महत्वपूर्ण कारक इससे संबंधित रहे हैं। 1945 में यूएनओ बन गई
और 1946 के बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 1947 में जो देश का आज़ाद हुआ, प्रधानमंत्री जी नेहरू जी बने। 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया। ठीक है, 1950 में क्या हो गया, हमारा संविधान लागू हो गया। अब सबसे पहले बात आती है, देश से देश आज़ाद हो गया, संविधान लागू हो गया, तो हम यहाँ पर 1945 में जैसे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो विश्व द्विध्रुवी हो गया, दो शक्तियों में बट गया पूरा विश्व। ठीक है, अब दो शक्तियां कौन कौन सी थी, एक थी पूंजीवाद और दूसरी थी साम्यवाद। ठीक है, अब ये पूंजीवाद और साम्यवाद का क्या मतलब है, एक था अमेरिका का गुट, एक था अमेरिका गुट और दूसरा था सोवियत संघ, जो आज सोवियत रूस है, सोवियत संघ है रूस। ठीक है, अब ये जो सोवियत संघ था इसका विघटन आप सबको पता है कब हुआ था, वो आगे हम जिक्र करेंगे। जो दो शक्ति पूरे विश्व के जो दो भागों में बट गया, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ है सोवियत संघ है। यहाँ पर भारत के सामने दो शक्तियों में जाने का विकल्प था कि भारत साम्यवाद को अपनाएगा या पूंजीवाद को अपनाएगा। यहाँ पर नेहरू जी की बहुत ही, हम ये कहेंगे, बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं। बुद्धिमान थे व्यक्ति, बहुत ही बड़े विद्वान कह सकते हैं इनको। अगर उसमें हम इन दो शक्तियों में से किसी भी एक शक्ति को चुन लेते तो हमारा देश जितना आज विकास कर रहा है उतना विकास नहीं कर पाता। सबसे जरूरी था यहाँ पर इन दोनों शक्तियों के साथ, दोनों देशों के साथ अपने संबंध बनाकर रखना। लेकिन ये कैसे क्लियर होगा, ये देख लीजिए, आपके गांव में अगर दो व्यक्ति चुनाव में उठे हुए हैं तो आपको एक के साथ तो जाना पड़ेगा, एक को तो वोट देने पड़ेंगे आपको। अब किसी एक को वोट दे दिए तो दूसरा व्यक्ति नाराज होगा, और दूसरे को दे दिए तो पहला व्यक्ति नाराज होगा।